जोहार, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज झारखंड की बात, झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव की बात और उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूरगामी राजनीति की बात। पहले के विश्लेषणों में भी मैंने साफ कहा था कि दोनों सीटें जो हैं राज्यसभा की, वो मुकम्मल तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में। वो जिसे चाहें राज्यसभा में पहुंचाएं, जिसे चाहें वो नाराज कर जाएं। बिल्कुल जब बिसात बिछी तो साफ लग रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक दबाव सा था, पार्टी कैडरों का नहीं, परिवार का एक दबाव सा था कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्यसभा भेज दें, या न पत्नी सही अपनी बहन अंजलि सोरेन को राज्यसभा भेज दें, और बहन नहीं अपने छोटे भाई बसंत सोरेन की पत्नी हेमलता सोरेन को राज्यसभा भेज दें, और इससे भी नहीं अपनी बड़े भाई की पत्नी यानी भाभी सीता सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी में है, उन्हें राज्यसभा जाने की चाबी दे दें। वो लगातार चुनाव हार के बड़ी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जो देवर भाभी का संबंध होता है, जो परिवार का संबंध होता है, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते तो बड़ी आसानी से सीता सोरेन को राज्यसभा भेज सकते थे। वो भारतीय जनता पार्टी से बैकडोर चैनल से कह सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे कि आप सीता सोरेन मानिए उनकी भाभी को उम्मीदवार बनाइए, दूसरे सीट पर वो उसे भेज देंगे। लेकिन ये सब हेमंत सोरेन ने नहीं किया, अद्भुत तरीके से नहीं किया। इसे कहते हैं दूरगामी राजनीतिक सोच। अगर हेमंत सोरेन की जगह कोई और शख्स होता तो सबसे पहले आज की तारीख में उसकी नजर अपने परिवार पर जाती, अपने परिवार के हिस्से पर जाती। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन ने यह तय किया कि बैद्यनाथ राम उनकी जो प्रथम वरीयता वाली सीट है उससे उम्मीदवार होंगे, तो सब कोई अचरज में पड़ गया। भैया कल्पना सोरेन का हक बैद्यनाथ राम कैसे ले रही? भैया ये अंजलि सोरेन का हक कैसे बैद्यनाथ राम के हाथ में चला गया? ये हेमलता सोरेन का हक कैसे बैद्यनाथ राम के हाथ में चला गया? कैसे सीता सोरेन का हक बैद्यनाथ राम के हाथ में चला गया? इस बात का जब विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ था 71-73 के आसपास, तब शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, 2 अलग अलग, एक मूलवासी और दूसरा झारखंड के आदिवासी ने मिलकर ये पूरी राजनीतिक सफर यात्रा तय की थी। और यही बात था कि इसका आधार बढ़ता ही गया। बाद में वो महतो बिरादरी अलग हो गई, जो मूलवासी है और आदिवासी एक हिस्से में रह गए। वो एक कमजोर होने का कारण बना, लेकिन राजनीति की शुरुआत ऐसे हुई। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जनक थे अब दुनिया में नहीं है, उन्हीं के निधन की वजह से, बीते साल अगस्त में उनका निधन हुआ है, दिशोम गुरु कहते हैं, शिबू सोरेन के निधन की वजह से एक सीट खाली हुई है। इस सीट का ही चुनाव हो रहा है, इसी सीट पर चुनाव हो रहा है। खाली नहीं, उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। अब अगले 6 साल तक के लिए उनके सीट के लिए एक उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस सीट पर जो नाम घोषित किया वो पूर्व राज्य मंत्री बैद्यनाथ राम का नाम। बड़ी बात है, बैद्यनाथ राम के नाम से ही साफ होता है अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अनुसूचित जनजाति तो खुद आदिवासी हुए। हेमंत सोरेन ने एक बड़ी सीधे सदी हुई चाल चली, अपने परिवार के किसी शख्स को सामने लाने के बजाय। अक्सर राजनीतिक दलों में हाल के दौर में अपने परिवारवाद की बात लगातार चलती है, लोग करते हैं। जब तक शिबू सोरेन थे तब उन्होंने दुर्गा सोरेन को आगे बढ़ाया, दुर्गा सोरेन के बाद सीता सोरेन आई। जब उनके पिता की बात करें, जब दुर्गा सोरेन दुनिया से गए तो हेमंत सोरेन सामने आए, उनके दूसरे बेटे बसंत सोरेन सामने आए, अंजलि सोरेन लगातार उनकी बेटी जो थी उड़ीसा से राजनीति करती रही थी। तो हेमंत सोरेन चाहते तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल कर, दिशम गुरु के नक्शे कदम पर चल करके प्रथम वरीयता के हिसाब से अपने परिवार के ही किसी शख्स को राज्यसभा के लिए भेज सकते थे। ये कहते हुए भेज सकते थे, जैसा कि अक्सर हुआ, लालू प्रसाद यादव की राजनीति है, नीतीश कुमार की राजनीति, अपने बेटे को बनाया। बिहार पड़ोस के राज्य में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति देखी, दीपक प्रकाश के लिए किस ढंग से वो लड़ रहे हैं। और तमाम राज्यों में देखिए, पड़ोसी राज्य ममता बनर्जी के यहाँ देखिए, अभिषेक बनर्जी को फिर से उन्होंने महासचिव बना दिया। तो जो नेता हैं आज की तारीख में जो भी दिख रहे हैं, उनकी नजर सबसे पहले अपने परिवार पर जा रही है। तमाम क्षेत्रीय नेता इसलिए बदनाम है कि उन्होंने परिवारवाद को भरोसा दिया, सहारा दिया, बढ़ाया। लेकिन हेमंत सोरेन का जो मास्टर स्ट्रोक है, ये तमाम क्षेत्रीय नेताओं से उन्हें अलग करता है, दूरगामी राजनीति को धकेलता है। आप कह सकते हैं हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन क्यों लाया सामने, जब ये इतने परिवारवाद को नहीं आश्रय देना चाहते, सहारा नहीं देना चाहते। तो आपको याद दिलाते हैं, हेमंत सोरेन को जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बारी आई, जेल गए वो ईडी मामले में, तो उन्होंने परिवार के शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी। वो चंपई सोरेन को, जो पुराने मजबूत लेफ्टिनेंट थे, उनको मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ी। और जब वो जेल में थे तब एक दबाव सा बढ़ा, तब उनकी पत्नी राजनीति में आई, सामने आई।
तो हेमंत सोरेन पर आप ये चस्पा नहीं कर सकते कि जब उनके नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ी तो उन्होंने परिवारवाद को बल दिया, सहारा दिया, धक्का बढ़ाया, जैसे तमाम क्षेत्रीय नेता करते रहते हैं। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स कर लें आप, ये उत्तर प्रदेश में आकर के, बिहार की बात बताई हमने, पड़ोसी आप पश्चिम बंगाल की राजनीति कर लें, क्या हो रहा है परिवारवाद की राजनीति के नाम पे। लेकिन हेमंत सोरेन ने क्या किया, अद्भुत किया। वैद्यनाथ राम जो पूर्व राज्य मंत्री हैं उनको सामने किया, और जो एक अनुसूचित जाति वर्ग है, जो कॉम्बिनेशन है, अनुसूचित जनजाति से खुद हेमंत सोरेन आते हैं, आदिवासी समुदाय का, और वहाँ पे अनुसूचित जाति जो राम तबका है, हरिजन का तबका है, दलित का तबका है, उसको बिलोंग करते हैं। वैद्यनाथ राम मजबूत पकड़ वाले हैं, अपने हिसाब से लगातार जीतते रहे हैं, अभी विधायक नहीं हैं, उनको पुराने कैडर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उनको सामने ला दिया। ठीक उसी ढंग से जब जेल गए थे तो उन्होंने चंपई सोरेन को सामने लाया था। ये अलग बात है, चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में है, और लेकिन सहारा उन्होंने नहीं दिया, और ये एक नई मिसाल गढ़ी हेमंत सोरेन ने। उनके पास उम्र है, सब कुछ है, भविष्य है। झारखंड की राजनीति में ये सिग्नेचर जो है इस साल के राज्यसभा चुनाव का, इस सिग्नेचर को हमेशा याद रखा जाएगा कि हेमंत सोरेन के पास जो अवसर था परिवारवाद को आगे बढ़ाने का, खासकर कल्पना सोरेन की जो क्षमता है, उस क्षमता में बड़ी आसानी से कल्पना सोरेन राज्यसभा जाकर के हनक पैदा कर सकती थी। आदिवासी नेतृत्व के तौर पर, आदिवासी नेतृत्वता के तौर पर बढ़ाने के लिए ही द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति बनाया। उनका कार्यकाल आने वाले दिनों में खत्म होगा, उसके बाद जो एक वैक्यूम आएगा, जो वैकेंसी आएगी, उसको बड़े कायदे से कल्पना सोरेन दिल्ली में रह करके भर सकती थी। जिस ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले चुनाव में असम में जाकर चुनाव लड़ने का काम किया है, पश्चिम बंगाल में भी मजबूत दखल रखी ममता बनर्जी के समर्थन से, या फिर जो कांग्रेस पार्टी से रुष्ट थे हेमंत सोरेन थोड़े बहुत इसलिए कि बिहार में जब अपने हिसाब से जब इंडिया गठबंधन के सीटों का बंटवारा हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का ख्याल नहीं रखा। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पड़ाव वाले सीट हैं वो तालमेल उनको नहीं मिला। इसी बात को लेकर कहा जा रहा था कि एक सीट तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी ही, लेकिन दूसरी सीट जिसके दावेदारी कांग्रेस पार्टी की है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगे। लेकिन देखिए हेमंत सोरेन की उदारता, उन्होंने ये तमाम नाराजगी को किनारे करके, दरकिनार करके, जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे मिलने उनके आवास पर आए, उन्होंने कहा कि वो बड़ी उदारता दिखाई, कही चलिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दे दिया है तो हाँ ठीक है, इंडी गठबंधन के इस उम्मीदवार को जिताने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता करेंगे। प्रणव झा हैं जिनके ऊपर बार बार ये चर्चा होती रही कि झारखंड के कांग्रेस के लोग ही नहीं उनको जानते हैं। हालांकि ये बात दिगर है कि उनकी पॉलिटिक्स, शुरुआती पॉलिटिक्स, छात्र जीवन की पॉलिटिक्स बोकारो शुरू हुई थी, रहने वाले जब भागलपुर के हैं, बिहार के, लेकिन प्रणव झा को लेकर लगातार ये बात होती रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी में ही अनएक्सेप्टेड है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं AICC के, लेकिन उनको जब उम्मीदवार बनाया गया सब लोग हैरत में थे, आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। उनको कांग्रेस पार्टी के ही विधायक पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करने की स्थिति में थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब भूपेश बघेल ने उनसे आके कहा तो इंडोर्स कर दिया। तमाम अपने हिसाब से इंडी गठबंधन के विधायकों को बैठक बुलाई, उन्होंने कहा कि वो जीत सुनिश्चित करें। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वैद्यनाथ राम, तब सबको चौंकाते हुए बनाए गए हैं, उनके लिए प्रथम वरीयता की 28 वोट जो है, जो जीतने के लिए सुनिश्चित करने के लिए तय है। 28 विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक, आपको याद दिला दूं विधानसभा के अंदर में, उसमें से 28 विधायक अगर प्रथम वरीयता के वोट अगर वैद्यनाथ राम को देते हैं तो उनकी सीट जीत सुनिश्चित हो जाएगी। 56 विधायक हैं कुल इंडी गठबंधन के पास, बाकी जो फिर 28 बचते हैं उन सब ने एकजुटता के साथ अगर ये कांग्रेस पार्टी के प्रणव झा को अगर वोट दे देते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, दोनों सीटें हो जाएंगी। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक दाव खेला है। दाव ये खेला है कि झारखंड से 2 बार के राज्यसभा के सदस्य रहे परिमल नाथवानी, उनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरव वल्लभ भी उतरने वाले थे, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर खरीदा था, उन्होंने नॉमिनेशन नहीं दाखिल किया। कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची पहुंचे तब वो भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि जिस ढंग से उदारता स्वरूप दिख रहा है हेमंत सोरेन का, भारतीय जनता पार्टी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगी तो उसकी जीत नहीं होगी, हार सुनिश्चित होगी। तो भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए भला क्यों खड़ा करे, इसके लिए उन्होंने मौका दिया परिमल नाथवानी को, जो 2 बार से रहे हैं झारखंड से ही राज्यसभा के सदस्य, अभी आंध्र प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश के उसके बाद अब वो खाली उनका टेन्योर हो रहा है तो फिर से झारखंड चले आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है, उसे भरने की कोशिश की है। तो युद्ध तो होगा, लड़ाई तो होगी, वोटिंग तो होगा,
हो सकता है परिमल नाथवानी इन्फ्लुएंस करें झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़े, लेकिन अगर टूटता है, अगर कोई हारता है इसमें से, हारे कौन? प्रणब झा हारेंगे। अगर हारते हैं प्रणब झा, तो हेमंत सोरेन अपने सिर पर कलंक का टीका नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने क्लियर किया कि भाई हम पूरे तन से, मन से, पूरी तरीके से प्रणब झा के साथ हैं, कांग्रेस कैंडिडेट के साथ हैं। इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के विधायकों को बैठक बुलाई और कही कि सब एकजुट रहेंगे, दोनों सीटें आसानी से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी। प्रणब झा अगले राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं वहां से, बैद्यनाथ राम तो पहले वरीयता में है ही। और अगर इसमें कोई खेल हुआ प्रणब नाथवानी को लेकर के जो बात हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे दिया पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी के पास 24 विधायक हैं विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी कह लें, एनडीए कह लें, 24 विधायक है, 4 की जरूरत है उनको। 4 कांग्रेस पार्टी से टूट करके अगर प्रणब नाथवानी के पास आ जाते हैं तो प्रणब झा की हार हो सकती है। क्या यह हार होती है या नहीं होती है? झारखंड की राजनीति पूरी तरह से एक रोचक मोड़ पे चला आया है प्रणब नाथवानी के मैदान में उतरने की वजह से। धन पशु हैं, अंबानी के दाहिने बाएं हाथ हैं, रिश्तेदार हैं, 2 बार के वहां से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, जाने परिचित लोग हैं, तमाम विधायक उनके बीच में कोई अजनबी नहीं है। तो अब तीसरी बार वो दाव खेलने आए निर्दलीय के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वहां खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रांची पहुंचकर उनको इशारा किया, तब जाकर वो नामांकन भरे हैं। तो इसका मतलब बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन इस बड़े खेल में जो सबसे अक्षुण तरह से, बड़े सफाई के तरीके से, बड़े दूरगामी पॉलिटिक्स के तौर पर हेमंत सोरेन निकल के उभर के आए हैं, जिसमें उन्होंने परिवारवाद के आरोप से खुद को बचा लिया है। अपने को जैसे परिवार का आरोप लगता, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी उनकी भाभी सीधा सोरेन को उम्मीदवार बना देती तो ये उनके लिए एक व्यवस्था हो जाती कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बजाय वो अपनी भाभी के समर्थन वोट डलवाते। ऐसा हो सकता था। या फिर बैकडोर कोई डिप्लोमेसी होती, सीता सोरेन राज्यसभा जाती। या फिर जो पहली वरीयता की सीट है, जो बैद्यनाथ राम अचानक से आ गए, पसंद बन के आ गए हैं, दूरगामी पॉलिटिक्स के लिए आ गए हैं, उस सीट पर कल्पना सोरेन जा सकती थी राज्यसभा। उस सीट पर बसंत सोरेन की पत्नी हेमलता सोरेन जा सकती थी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बसंत सोरेन को एक बार चुनाव मैदान में, राज्यसभा चुनाव मैदान में उतारकर हारने का दंश झेला है। इसलिए हो सकता है हेमंत सोरेन बड़ी चालाकी से इस दंश से बचने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के चतुराई से पार पाने के लिए बिल्कुल सधे कदमों से ये फैसला लिया है कि दोनों सीटें जो झारखंड से आने वाली हैं, इंडिया गठबंधन की दोनों सीटें वहां से जीत लें। और ये अचरज की बात नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। खेल अगर होगा, कोई बड़ा तिकड़म होगा, अगर खरीद फरोख्त की बात होगी, अगर धन्ना सेठ के जरिए धन बल का खेल होगा, तो प्रणब नाथवानी की दावेदारी बहुत मजबूत है वहाँ। इसलिए मजबूत है कि 24 तो विधायक हैं ही एनडीए के जो प्रणब नाथवानी के साथ हैं। 4 का ही इंतजाम करना है। 4 का इंतजाम करने की कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जिस ढंग कांग्रेस पार्टी के लिए प्रणब झा एक अजनबी के तौर पर मैदान में उतरे थे, उसका नुकसान तो हो सकता है। नुकसान तब हो सकता है जब धन बल का प्रचुर मात्रा में प्रयोग। और इसकी आशंका देखते हुए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग को लिख के दे दिया है कि 2 सीटों की जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, पर्याप्त संख्या में वोट है। और तीसरा खेल होगा तो मतलब भ्रष्टाचार का खेल होगा। इस पे नजर रखे चुनाव आयोग इस ढंग की चीजों से बचने के लिए। तो कुल मिलाकर के नैतिकता के मापदंड पर हेमंत सोरेन बड़े प्रखरता के साथ से खुद को साबित करते हुए दिख रहे हैं। ईडी वगैरह का मामला अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली जो करेक्ट मामला होता है, जैसे परिवारवाद का उन पे दामन पे कोई दाग ना लगे। जब मौका आया तो उन्होंने एक बड़ा विस्तार दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के बैद्यनाथ राम को कैंडिडेट बनाया, उसकी जीत सुनिश्चित की। ये सब बताता है कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति से झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार करना, हाशिए पर धकेलना, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी कठिन और भी मुश्किल होने वाला है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, बताएं ये बातें आपको सही या सटीक लग रही हैं या इसमें भी कुछ गोल मोल मामला दिख रहा है आपको। मुझे सुनने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।